हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ा था। उनकी सारी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो जैसे आज अगर किसी को कोई परेशानी है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो एक बार आप पूछ सकते हैं। देखो, उसके आगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ताम्र पाषाण कालीन जितने भी स्थल है उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, इसके बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है वो नवपाषाण काल के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वहाँ से लेके उसके बाद तक, जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्री हड़प्पा सभ्यता से लेके उत्तरवर्ती या परावर्ती हड़प्पा सभ्यता तक और वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से तक ताम्रवर्ती जो ये सभ्यता है ये चलती है। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह पर, किन किन स्थानों पर इनके सारे स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आज हम ताम्र पाषाण कालीन सारे स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का प्रसार, ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है जो ये कहाँ कहाँ पर ये थी। ठीक है, तो देखो, हम अगर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में बात करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भारत में जो हमारा देश है भारत, उसमें ताम्र पाषाण संस्कृतियों के 3 केंद्र माने जाते हैं। प्रमुख रूप से 3 केंद्र माने जाते हैं। तो उसका अगर हम प्रथम केंद्र की बात करें तो हम प्रथम केंद्र राजस्थान में माना जाता है, जो है जोधपुर गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता। पहला स्थल है ताम्र पाषाण संस्कृतियों का, वो राजस्थान में माना जाता है गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नंबर 2 बात करें तो नंबर 2 है मालवा कायथा सभ्यता या संस्कृति। ठीक है, हम इनको संस्कृति लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 स्थल है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या फिर इनके स्थलों को। तो देखो, नंबर 1 गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ये स्थल है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा अगर हम नंबर 2 की बात करें, ये जो क्षेत्र है ये आता है मध्य प्रदेश, मालवा, आधुनिक मध्य प्रदेश का क्षेत्र मालवा है, जो मालवा के नाम से जाना जाता था। पहले उसको मालवा क्षेत्र कहा जाता था मध्य प्रदेश वाले इलाके में। इसमें कुछ क्षेत्र जैसे अपने राजस्थान का पूर्वी, थोड़ा बहुत पूर्वी हिस्सा भी मालवा के अंतर्गत आता था, और इसके अंदर जैसे यूपी से रिलेटेड भी कुछ 1-2 स्थल इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब मध्यकालीन भारत के क्षेत्र, वो उस स्थलों पे, उन स्थलों पे जो ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं हमें, वो मालवा कायथा के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये है जोरवे संस्कृति। अब देखो, दक्षिण भारत में जितने भी ताम्र पाषाणिक स्थल है, दक्षिण भारत के अंतर्गत जितने भी अधिकतर जो ताम्र पाषाणिक स्थल है उनको हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के बारे में। अब गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, तो राजस्थान, मालवा व उत्तरी दक्कन के क्षेत्र में
हम स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का प्रसार क्षेत्र। अब देखो कि राजस्थान, मालवा व उत्तरी दक्कन के क्षेत्रों में स्थायी बसावट मतलब मनुष्य के द्वारा एक जगह रहना नवपाषाण काल में न होकर सीधे ही ताम्रपाषाण काल में शुरू हुए हैं। अर्थात जिन क्षेत्रों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी वहाँ बसावट इसी समय शुरू हुई थी। देखो कहीं कहीं जगह, कई स्थान ऐसे थे जहाँ पे नवपाषाण कालीन संस्कृति की जगह सीधे ही ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ स्थलों पे जहाँ पर नवपाषाण कालीन संस्कृतियों में स्थायी बसावट के साक्ष्य ना मिलके डायरेक्ट उनकी स्थायी बसावट की शुरुआत कब से मानी गई है, कहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के दौरान हमें स्थायी बसावट के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, मालवा के कुछ क्षेत्रों में, या फिर दक्कन के कुछ क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में, तो उत्तरी दक्कन मतलब दक्षिण के उत्तरी भाग में, ठीक है, वहाँ पर स्थायी बसावट मनुष्य के द्वारा एक जगह रहना, एक जगह स्थायी रूप से निवास करना, उनके वो जो शुरुआत है उनकी वो नवपाषाण काल में ना होकर सीधे ही ताम्रपाषाण काल में शुरू हुई। मतलब नवपाषाण काल में उन्होंने स्थायी बसावट की शुरुआत नहीं की, उनकी स्थायी बसावट की शुरुआत होती है ताम्रपाषाण संस्कृतियों के काल में। ठीक है, आगे देखते हैं अब आपको पता है हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियां, तो एक बात बताइए कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों का विकास या विस्तार किन क्षेत्रों में होगा? उन्हीं क्षेत्रों में इनका विकास या विस्तार होगा जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमें तांबे के भंडार प्राप्त होंगे, या उस स्थल पर तांबे के पर्याप्त मात्रा में भंडार रहे होंगे उन लोगों को जहाँ से तांबा प्राप्त हो गया है। इसलिए जिन क्षेत्रों में अधिकतर तांबा प्राप्त हुआ होगा, तांबा निकलता होगा, तांबा धातु की उपलब्धता रही होगी, उन्हीं क्षेत्रों में ताम्रपाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ है ना। तो देखो कि ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं इनका प्रसार मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां पर ताम्र भंडार अथवा तांबे के खाने मौजूद हैं। भाई देखो कहीं किसी स्थल पे तांबे की खाने प्राप्त होगी हमें, वहाँ पर ही तो लोगों को तांबा प्राप्त होगा, और उसी के बाद में उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र के आसपास लोगों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध होगी पर्याप्त मात्रा में, तो वो उन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लेंगे, काम में लेंगे। तो देखो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, मतलब राजस्थान का पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तथा मालवा, ठीक है, मालवा भी बताया मैंने, और गुजरात का कुछ क्षेत्र और महाराष्ट्र में, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ताम्र भंडार मौजूद थे। देखिए कौन कौन से स्थलों में तांबे के भंडार पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो देखो राजस्थान का पूर्वी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश वाला, ठीक है, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ताम्र भंडार मौजूद थे। इसके अलावा आगे देखिए, अब हम जैसे अभी देखा राजस्थान, मालवा, दक्षिणी भारत, तो हम सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ताम्र भंडार उपलब्ध थे, जहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ। तो हम देखें, अगर हम सबसे पहले राजस्थान की ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं इनकी बात करें, तो इसमें देखो सबसे पहले नंबर पे आता है गणेश्वर जोधपुर, ये जोधपुरा संस्कृति, ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। आप एक चीज़ हमें ध्यान में रखना, ये जोधपुरा है, ये जोधपुर के अंदर नहीं है, कोई इसको जैसे जोधपुर में समझ ले, ये जोधपुर में नहीं है, ये जोधपुरा नामक जो स्थल है ये जयपुर में स्थित है। तो देखो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अब हम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम माना जाता है 2800 BC से 2000 BC के लगभग, ठीक है, इसका कालक्रम माना जाता है 2800 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम था गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का। अब देखो कहाँ पर स्थित है ये गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति है,
ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी राजस्थान में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी, राजस्थान वाला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र में स्थित है। इसका कार्यकाल लगभग 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इतनी सिंपल सी बात है, ये तो सबको समझ में ही आ गई होगी कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है और ये 2000 मतलब 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। इसके बाद में अगर हम गणेश्वर सभ्यता की आगे जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें देखते हैं तो देखो सबसे पहले हम जोधपुरा की बात करते हैं। तो प्रथम बार ताम्रपाषाण साक्ष्य राजस्थान में प्रथम बार ताम्रपाषाण साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुए? राजस्थान में स्थित जोधपुरा नामक स्थान से, जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो साहिबी नदी के किनारे हमें प्राप्त होते हैं। गणेश्वर सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता, इनसे हमें सबसे पहले ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको जो जोधपुरा नामक स्थल है ये कहाँ पर है? साहिबी नदी के किनारे, ठीक है। ये जयपुर में एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना है। जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर जिले में, ठीक है। अब देखो जोधपुरा से अलग अलग प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो नारंगी व लाल रंग के थे, ठीक है। हमें ये अलग अलग प्रकार के मृत भांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कौन कौन से किस किस प्रकार के थे? नारंगी कलर के थे और लाल कलर के थे, ठीक है। इसके आगे हम बात करें तो देखो इन पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनी हुई थी, इन बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनी हुई थी। यहाँ पे देखो अलग कलर के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं, नारंगी कलर के, ठीक है, ऑरेंज कलर के टाइप के और रेड कलर के यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिन पर डिजाइन बनी हुई थी। इसके आगे हम बात करें, अगर हम गणेश्वर सभ्यता की बात करें, जोधपुरा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया। जोधपुरा जयपुर के अंदर स्थित है, साहिबी नदी के किनारे, ठीक है। और गणेश्वर जो सभ्यता है ये कहाँ पर है? गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, ये जो क्षेत्र है यहाँ से गणेश्वर सभ्यता हमें प्राप्त होती है। कहाँ पर? कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे नीम का थाना गणेश्वर सभ्यता हमें वहाँ से प्राप्त होती है। अगर हम इसके उत्खनन की बात करें तो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल, या शॉर्ट में कहीं जगह इसका नाम RC अग्रवाल भी मिल जाता है, ठीक है। तो इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया गणेश्वर सभ्यता का। इसके बाद में देखो भारत की प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृति है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में सबसे प्राचीनतम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगर गणेश्वर सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो देखिए गणेश्वर सभ्यता के 3 अलग अलग कालखंड में उत्खनन कार्य किया गया। गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वो 3 कालखंडों में 3 अलग अलग प्रकार से 3 अलग अलग टाइम से इनका उत्खनन किया गया। तो प्रथम चरण में यहाँ पर आखेट, ठीक है, और आखेटक, मतलब प्रथम चरण में हमें यहाँ से आखेटक प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ की जो पब्लिक थी, यहाँ के जो लोग थे वो किस प्रकार के थे? शिकारी, आखेटक, मतलब यहाँ पर हमें शिकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं प्रथम चरण में, तो ठीक है। प्रथम चरण में गणेश्वर सभ्यता के जो मानव थे, यहाँ के जो मनुष्य थे वो शिकारी प्रकृति के थे और यहाँ से हमें सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमें देखो एक अलग चीज़ प्राप्त हुई है, जली हुई
हड्डियाँ किनकी, जानवरों की जली हुई हड्डियों के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। 3 अलग अलग कालखंडों में उत्खनन किया गया। इसके अलावा यहाँ पर प्रथम चरण में हमें आखेटक प्रकृति मतलब आखेटक टाइप के आखेटक या शिकारी समुदाय के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ से सूक्ष्म औजार हमें प्राप्त होते हैं, और यहाँ जानवरों की जली हुई हड्डियों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर इसके आगे हम बात करें नंबर 2 जो चरण था, उसमें देखो 2 चरण में गणेश्वर सभ्यता के व्यक्तियों ने, गणेश्वर सभ्यता के मनुष्यों ने देखो धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, तांबे का प्रयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो देखो इसमें क्या होता है कि धातु का प्रयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें तांबे की वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। जो नंबर 2 जो चरण होता है, इसमें खनन कार्य किया जाता है, तो उसमें धातु तांबे की वस्तुएं हमें प्राप्त होने लग जाती है। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो इसमें देखो हमें 3 तांबे के मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं। संख्या कितनी है? 3 मछली पकड़ने के 3 कांटे हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 5 तीराग्र या बाणाग्र, ठीक है, बाण तो समझते ही हो, है ना। तो 5 तीराग्र बाणाग्र, बाण के अग्रभाग हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं 5, और एक भाला, भाला ऐसा औजार जो फेंक के दूर से शिकार कोई जो जानवर है या किसी पर आक्रमण करने के लिए फेंक कर वार किया जाता था जिससे, ठीक है। तो भाला यहाँ से प्राप्त हुआ है हमें। इसके अलावा देखो यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है। यहाँ से देखो गोलाकार झोपड़ियाँ के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। हस्त निर्मित और चाक से बने हुए दोनों ही प्रकार के कपिस वर्णी मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब हाथों से बनाए हुए भी मृदभांड और चाक से बनाए हुए भी मृदभांड हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। आगे हम देखते हैं, तो अब हम इसके नंबर 3 चरण की बात करते हैं। फर्स्ट चरण में हमने देखा कि वहाँ पर मनुष्य शिकारी प्रकृति का था, आखेटक प्रकृति का था। वहाँ पर ऑरेंज और रेड कलर के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं मिट्टी के, ठीक है। नंबर 2 चरण में हमने देखा वहाँ पर हमें तांबे की वस्तुएं प्राप्त होने लग गई। मतलब गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबे की धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया उन्होंने। इसके अलावा अगर हम 3rd चरण की बात करते हैं तो इसमें देखो तांबे की चूड़ियाँ, बाणाग्र, छल्ले आदि, मतलब इन्होंने इनके दैनिक जीवन के अन्य चीज़ों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया था तांबे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद में एक देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की हमें ये प्राप्त होती है कि गणेश्वर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम स्थल है, सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर तांबा गलाने के कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता से हमें तांबा गलाने के प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। आगे देखें कि गणेश्वर से प्राप्त अनेक छोटे छोटे औजारों और वस्तुओं की प्राप्ति के कारण गणेश्वर से अनेक छोटे छोटे औजार और वस्तुएं हमें तांबे की प्राप्त होती है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ ताम्र वस्तुओं के निर्माण का केंद्र रहा होगा। मतलब इस स्थल पर तांबे की वस्तुओं का निर्माण किया जाता होगा। यहाँ पर हो सकता है कि इस तरीके का उद्योग रहा होगा, कारखाना रहा होगा, जहाँ पर तांबे की अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, ठीक है। इसके आगे देखो, हम आगे बात करें कि गणेश्वर सभ्यता से मृदभांड प्रारंभिक हड़प्पा कालीन मृदभांडों से समानता रखते थे, ठीक है। इसका मतलब कि गणेश्वर सभ्यता से हमें जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा के शुरुआती दौर के, शुरुआती चरण के, जब हड़प्पा का विकास ही हो रहा था, प्रारंभिक हड़प्पा या प्राग हड़प्पा, उसके
मृद भांडों से समानता रखते थे, मतलब एक जैसे ही थे लगभग। एवं देखो आगे, गणेश्वर से प्राप्त दोहरे छल्ले वाली पिन, गणेश्वर सभ्यता से है एक ऐसी पिन प्राप्त होती है दोहरे छल्ले वाली, जो सेम हड़प्पा स्थल से भी प्राप्त होती है। हड़प्पा की जब खनन कार्य किया जाता है हड़प्पा का, तब भी सेम उसी तरीके की एक पिन प्राप्त होती है दोहरे छल्ले वाली, जो हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि गणेश्वर सभ्यता और इस जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी, तो इनके मध्य आपस में शायद व्यापार, या गणेश्वर सभ्यता के मध्य आपस में व्यापार या इनमें संपर्क रहा होगा, या इनमें आपसी संबंध रहा होगा। ठीक है, इसके आगे देखो, गणेश्वर सभ्यता या संस्कृति को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को भारत में जितनी भी ताम्र सभ्यताएं हैं, ताम्र संस्कृतियां हैं, उन सब की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को सारी भारत की जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, उनकी सबकी जननी माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखो, यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से जितनी भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है, ताम्र निर्मित तांबे की जितनी भी वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, उन सब में लगभग 99% तांबा उपलब्ध था, मिलावट नहीं थी, लगभग शुद्ध एकदम, इसलिए इनको ताम्र संस्कृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, जितने भी जो वस्तुएं इस स्थल से हमें प्राप्त हुई है, इन सब में लगभग 99% तांबा उपलब्ध था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। भारत में जितने भी ताम्र पाषाणिक स्थल है, उन सब की क्षेत्र जो है वो सब हमें सबसे प्राचीनतम क्षेत्र उनमें सबसे ये क्या मिलता है? गणेश्वर सभ्यता हमें उनमें सबसे प्राचीनतम क्षेत्र मिलता है, और भारत के जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सब की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, इसको याद रखिएगा कि भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। अब देखो, हमने गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता के बारे में बात कर ली। आपको ये तो पता ही होगा कि पुरातत्व विभाग के अनुसार जो इनके नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग किसी भी सभ्यता की अगर हम खोज करते हैं, किसी भी सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है, तो जो उसका नामकरण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है? उसका नामकरण इस आधार पे किया जाता है कि सर्वप्रथम जिस स्थल से हमें उसकी खोज प्राप्त होती है, उनके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिस स्थल से सर्वप्रथम हमें उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, उस स्थल के नाम के आधार पर ही हम उस सभ्यता का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो गणेश्वर जोधपुरा का सभ्यता का नामकरण इसीलिए इनको नाम पर किया क्योंकि सबसे प्राचीनतम ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य राजस्थान में उस स्थल से मिले, इसलिए उसका नाम गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता रख दिया उस स्थल के अंतर्गत। अब उसके अलावा आहड़ संस्कृति की बात करते हैं, नंबर 2, ये भी राजस्थान के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, इसका कालक्रम देखें, इसका समय देखें, तो इसका समय है 2100 ईसा पूर्व से लगभग 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता का समय था 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, मतलब गणेश्वर सभ्यता के बाद की संस्कृति है आहड़ संस्कृति। ठीक है, इसका कार्यकाल जो कितना है? 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखो, ये आहड़ है ना, सर्वप्रथम आहड़ नामक स्थान पर खोज किए जाने के कारण, ठीक है, मतलब आहड़ नाम का जो स्थल है उस स्थल से खोज किए जाने के कारण इसे आहड़ संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया ही था कि सबसे पहले जिस स्थल पर खोज की जाती है उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम दे दिया जाता है, उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो सर्वप्रथम आहड़ नामक स्थल पर इस स्थान की खोज किए जाने के कारण इसे आहड़ संस्कृति कहा जाता है। इसके अधिकांश स्थल किसके? आहड़ संस्कृति के
बनास नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अधिकांश स्थल बनास नदी के आसपास पाए जाने के कारण। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो आहड़ संस्कृति के अन्य नाम, आहड़ संस्कृति के कुछ नाम है अलग से। देखो आहड़, ये तो हमने देख लिया, इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ को आघाटपुर भी कहा जाता है और इसको धूलकोट भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन कि आहड़ संस्कृति का अन्य नाम है, या फिर 3 ऑप्शन दे दिया जाता है, एक अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो आहड़ आहड़ जो संस्कृति है कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। ठीक है, देखो आहड़ उदयपुर जिले में स्थित होने के कारण आहड़ स्थल कहाँ पे? उदयपुर जिले में। ठीक है, ये आहड़ या बेडच नदी, ठीक है, नदी कौन सी है? बेडच, और उसको अन्य नाम क्या है? आयड़। ये चीज ध्यान में रखना। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आयड़ या बेडच नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन कार्य 1953 में एक अक्षय कीर्ति व्यास या एके व्यास के द्वारा किया गया। ठीक है, कहीं जगह पूरा नाम आ जाता है, कहीं जगह पूरा नाम नहीं आता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है दोनों नाम। ठीक है, तो देखो आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में आयड़ या बेडच नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया और इसके बाद में देखो दोबारा इसका उत्खनन 1956 में आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, और इसके आगे 1961 में एस.डी. सांखलिया के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। आहड़ संस्कृति का उत्खनन कार्य 3 बार किया गया। देखो पहली बार 1953 में किया गया, नंबर 2 1956 में किया गया और नंबर 3 1961 में आहड़ संस्कृति का, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। आगे हम बात करें आहड़ सभ्यता के बारे में कि आहड़ सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो देखो आहड़ संस्कृति से हमें जो चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाल, भूरे, काले मृत भांड मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं, रेड कलर के, ब्राउन एंड ब्लैक कलर के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से अनाज भंडारण के लिए मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे मृत भांड जिनमें अनाज भंडारण किया जाता था बड़े प्रकार के, तो देखो उनको क्या कहा जाता था? गोरा और कोठा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, अधिकतर कहीं एग्जामों में पूछा गया है कि गोरा और कोठा किसे कहते हैं या गोरा और कांठा किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता के अंदर जो वहाँ के मनुष्य, वहाँ के लोगों के द्वारा अनाज संग्रहण किया जाता था इस क्षेत्रों में, इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता, जो इन क्षेत्रों में अनाज भंडारण जिन बर्तनों में किया जाता था उन बर्तनों को, मृत भांडों को क्या कहा गया है? गोरा और कोठा कहा गया है। ठीक है, आगे देखें आहड़ से। अब देखो हमने गणेश्वर सभ्यता में पढ़ा कि गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता, जिसे ताम्रकालीन सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ तांबा गलाने की, तांबा पिघलाने की ऐसे कोई वहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन आहड़ सभ्यता से हमें तांबा पिघलाने की भट्टी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके अलावा अनेक ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से मिट्टी को पकाकर बनाई गई मूर्तियाँ, उसको क्या कहा जाता है? टेराकोटा। मतलब टेराकोटा के खिलौने, यानी मिट्टी को आग में पकाकर उससे जो खिलौने निर्मित किए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है, टेराकोटा कहलाते हैं। तो उनमें देखो खिलौने कौन से प्राप्त हुए? मिट्टी के जानवरों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है,
मूर्तियां बनाने के प्रमाण, और इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बनासियन बुल, एक वृषभ की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। एक मूर्ति वृषभ की, ठीक है, वृषभ सांड, ठीक है, इसकी मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और इसका जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, यह सबसे प्रसिद्ध, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसे क्या संज्ञा दी गई है? बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें आहड़ से, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है इसका। अब आगे हम बात करें तो यहाँ के मकान कैसे थे, भवन निर्माण कैसे थे इनकी। तो देखो यहाँ से हमें ऐसे घर प्राप्त हुए हैं, आहड़ से इस प्रकार के घर प्राप्त हुए हैं जिनकी नींव तो पत्थरों से बनी होती थी, मतलब पत्थरों से इनकी नींव का निर्माण किया जाता था। लेकिन जो बाहरी भाग था, जो ऊपर जो दीवारों का निर्माण किया जाता था, वो कच्ची ईंटों से किया जाता था, मिट्टी से बनी कच्ची ईंटों से निर्माण किया जाता था। मतलब यहाँ पर कच्चे घर प्राप्त हुए हैं। जो मकानों की नींव थी वो पत्थरों से भरी जाती थी, पत्थरों से बनाई जाती थी, और उनके ऊपर जो दीवारें बनाई जाती थी वो मिट्टी की कच्ची ईंटों से इनका निर्माण किया जाता था। इसके अलावा देखो आहड़ संस्कृति का सबसे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन, ठीक है। आहड़ संस्कृति की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक्स थी, उसका जो मुख्य क्षेत्र था वो क्या था? पशुपालन। इसके अलावा हम बात करें चित्तौड़गढ़ में स्थित एक मरमी नामक एक स्थल है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, मरमी नामक स्थल है। यहाँ से भी जानवरों के बड़ी संख्या में, मतलब जानवरों के बहुत सारे हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखो उदयपुर चित्तौड़ आसपास के क्षेत्र है ना, तो ये सारे क्षेत्र यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और चित्तौड़ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अब आगे ये देखो सारी विशेषताएं लगभग सेम, ये दूसरी सभ्यताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल ही पहले चर्चा की थी कि ताम्रवर्ती जितनी भी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, सारी ग्रामीण संस्कृतियां थी, है ना। तो वही बात है कि ग्रामीण संस्कृति थी आहड़, अर्थव्यवस्था कृषि वाली थी, ठीक है। और यहाँ पर कृषि में देखो कौन कौन सी फसलों के, चावल के, बाजरे की फसल के साक्ष्य मिले हैं, है ना। और चावल बाजरा आहड़ की मुख्य फसल थी, अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, और इनका मुख्य फसल, प्रमुख फसल कौन कौन सी थी? चावल और बाजरा, ठीक है। इसके आगे हम बात करें, देखो यहाँ पर हमें और क्या चीज़ प्राप्त हुई? सबसे स्पेशल चीज़, यहाँ से एक यूनानी लेख, मतलब यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ 6 मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है, जिनमें अब देखो किस प्रकार की मुहरें और मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनके एक भाग पर तो क्या है? त्रिशूल बना हुआ है, और दूसरे भाग पर एक यूनानी देवता का चित्र बना हुआ है, जिसे अपोलो कहा गया है, अपोलो माना गया है कि यह यूनान का कोई देवता है जिसका इस पर चित्र बना हुआ है, और जिसके एक तरफ क्या है? त्रिशूल का चित्र बना हुआ है। और क्या प्राप्त हुई है? 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है यूनानी लेख की, और 3 मुहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। अब देखो एक चीज याद रखना कि ये मुद्राएं, ऐसा नहीं था कि जब आहड़ संस्कृति की शुरुआत थी तब उन लोगों ने इनका प्रयोग किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, ये संस्कृति से हमें जो चीज़ें प्राप्त हुई है, ये आहड़ संस्कृति के स्थान पर हमें प्राप्त हुई है, आहड़ संस्कृति वाले स्थान से हमें प्राप्त हुई है। लेकिन ये उस टाइम की नहीं थी जब आहड़ संस्कृति चल रही थी, ये शायद उसके बाद वाले कालक्रम के दौरान बाद की सभ्यताओं में व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में ली गई वस्तुएं थी, चीज़ें थी, जो हमें उस स्थल से प्राप्त हुई है। आगे देखो आहड़ के बाद में एक स्थल आता है गिलुंड, ये भी उदयपुर में ही स्थित है, ठीक है। अब इसकी खोज देखो 1959 में बीबी लाल के द्वारा की गई। गिलुंड नामक जो स्थल है, यह भी ताम्र पाषाण एक स्थल है, और इसकी खोज 1959 में बीबी लाल के द्वारा की गई। ये भी कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे हैं,
और देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें पक्की ईंटों के घर, अग्निकुंड, टेराकोटा की मूर्तियाँ, टेराकोटा बता ही दिया मैंने, मिट्टी को पकाकर, ठीक है, खिलौने जिनमें कुबरदार व लंबे सींगों वाले वृषभ भी, मतलब इनकी मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है। इसके आगे गिलुंड एक मात्र ऐसा स्थल है, कैसा, जहाँ से हमें प्रस्तर या फलक उद्योग के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। फलक उद्योग हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल में, फलक संस्कृति उसमें एक पार्ट था, वहाँ पर उस प्रकार के औजार बनाने के साक्ष्य, औजार बनाने का उद्योग हमें यहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से, गिलुंड नामक स्थल से। इसके बाद में देखें तो बालाथल, अगला स्थल की हम बात करें बालाथल की। बालाथल एक नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। नवीनतम मतलब जिसकी हाल ही में खोज की गई हो, ये ज़्यादा पुराना नहीं हो, एक नवीनतम ज्ञात स्थल है जिसकी खोज VN मिश्र के द्वारा की गई और उत्खनन 1993 में, 1994 में एंड 1998 में इसका उत्खनन किया गया, अलग अलग चरणों में। बालाथल से हमें क्या प्राप्त होता है, प्राग हड़प्पा काल के साक्ष्य और बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से देखो बालाथल से हमें प्राग हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मतलब प्री हड़प्पा की शुरुआत के पहले के चरण के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे देखो बालाथल से हमें 11 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ है, 11 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ है। एक कच्ची ईंटों की एक विशाल दीवार बनी हुई है, प्राप्त हुई है, जिसे सुरक्षा दीवार या घेराबंदी के प्रमाण हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। मतलब बालाथल से हमें एक तो 11 कमरों का भवन प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें एक सुरक्षा दीवार, एक प्राचीर, एक बड़ी सी दीवार हमें प्राप्त होती है जो उसके चारों तरफ थी। तो हमें उससे साक्ष्य मिलता है कि इस समय ये लोग सुरक्षा दीवार या घेराबंदी के, मतलब इस सुरक्षा के लिए ये शायद प्राचीर का निर्माण कर लिया करते थे। इस चीज़ का हमें यहाँ से साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा देखो यहाँ से हमें एक विशिष्ट प्रकार का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, योगी की मुद्रा में, मतलब ध्यान मग्न टाइप से समाधि लगाए हुए एक ऐसे सावधान के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। किसी का अंतिम संस्कार किया होगा समाधि के दौरान, मतलब समाधि की मुद्रा में, ध्यान मग्न मुद्रा में, योगी की मुद्रा में हमें यहाँ से सावधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बालाथल से एक अलग विशिष्ट प्रकार की चीज प्राप्त होती है। क्या होती है, कुष्ठ रोग ग्रसित कंकाल। कुष्ठ रोग एक रोग होता है, उससे ग्रसित कंकाल पता लगाया गया है, कंकाल ऐसा प्राप्त हुआ है जिसे कोई बीमारी थी, बाद में पता किया, चेक किया तो पता चला हमें कि वह व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित था, जिसका हमें कंकाल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से देखो बालाथल से हमें कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण, विश्व में सबसे प्राचीनतम कुष्ठ रोग के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, लगभग 4000 वर्ष पुराने, ठीक है। इसके आगे देखो बालाथल से गेहूं, जौ, बाजरे की 2 प्रजातियां, मतलब अलग अलग प्रकार की 2-2 प्रजातियां हमें प्राप्त हुई है, और मूंग तथा बेर के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं बालाथल से। आगे बात करें, अब देखो हमारी राजस्थान वाली संस्कृतियां कंप्लीट हो गई। राजस्थान में ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करें कायथा मालवा संस्कृति। ये मध्यकालीन मध्य भारत का मध्य क्षेत्र वाला जो स्थल है, यहाँ से हमें जो स्थल प्राप्त हुए ताम्र पाषाणिक, तो वो सारे कायथा मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखो मालवा आधुनिक मध्य प्रदेश का क्षेत्र अनेक स्थानों पर फैला हुआ था, जैसे कि कौन कौन से स्थानों पे, आहड़ संस्कृति के कुछ क्षेत्र, आहड़ संस्कृति के कुछ पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, कायथा संस्कृति, नवादा टोली नामक स्थान, एरन आदि जो क्षेत्र हैं, ये सभी ताम्र पाषाण युगीन क्षेत्र हैं, तथा ये
कृषि पर आधारित संस्कृति थी। हमने पहले ही पढ़ा कि ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ कृषि आधारित थी, पशुपालन करती थी, ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। तो इनकी विशेषताएं भी वही है सेम, कि ये भी कृषि आधारित थी। ठीक है, और इसके क्षेत्रों का ध्यान में रखना है कि नवादा टोली, एरंड, कायथा ये मध्य क्षेत्र, मध्य भारत के, मध्य प्रदेश के स्थल है। अब इसमें हम देखें कि मालवा संस्कृति का उद्भव कब कैसे हुआ। तो देखो, मालवा संस्कृति का उद्भव आहड़ संस्कृति के परवर्ती काल में हुआ। यानी मालवा जो संस्कृति है, जब आहड़ सभ्यता थी, आहड़ संस्कृति का अंतिम चरण चल रहा था, आहड़ संस्कृति समाप्ति की ओर चल रही थी, तब मालवा संस्कृति का लगभग उद्भव होता है। इसमें देखो, कायथा नामक स्थल से पहली बार खोज होने के कारण, कायथा नामक स्थल से पहली बार खोज होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, कायथा संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसका काल क्रम लगभग 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के लगभग इसका कार्यकाल माना जाता है। कार्यक्रम जो इसका समय माना जाता है वो लगभग कितना है, 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के लगभग कायथा संस्कृति का समय माना जाता है। इसके आगे देखो, कायथा संस्कृति कायथा संस्कृति का उत्खनन V.S. वाकणकर के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, कायथा संस्कृति कहाँ पर है, उज्जैन में चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध। ठीक है, काली सिंध जो नदी है उसके किनारे, चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध के किनारे कायथा संस्कृति स्थित है। ठीक है, इसके अलावा इसके उत्खनन से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, वो लगभग जो हर जगह से सारी चीज़ें सेम प्राप्त हुई, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से, और किस प्रकार के मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं, कायथा नामक स्थल से इस तरीके के मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो मालवा संस्कृति से लगभग बिल्कुल सेम टू सेम उनसे समानता रखते थे। आगे देखो, जो कायथा स्थल है यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, पालतू पशुओं के साक्ष्य। ठीक है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ। ठीक है, टूटी हुई छेनी, मतलब टूटे हुए कुछ पूरे संपूर्ण तरीके से निर्मित हथियार औजार भी थे, कुछ अर्धनिर्मित टाइप के या फिर टूटे हुए प्रकार के भी थे। इसके अलावा यहाँ से तांबे की 28 चूड़ियाँ हमें प्राप्त होती है, जो कि अलग अलग घरों से प्राप्त होती है, मतलब एक ही स्थान से नहीं प्राप्त होती, अलग अलग घरों से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। इसके आगे देखते हैं, तो कायथा से 2 अलग अलग घरों में, एक तो कार्नेलियन हार, ठीक है, और एक मनकों की माला हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें ऐसा लगता है, मतलब अलग अलग एक घड़ों के अंदर रखे हुए हमें ऐसी चीज़ें प्राप्त होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने सुरक्षित रखने के लिए उनको रखा होगा, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो गई होगी कि वो लोग अपने सब सामान छोड़ कर वहाँ से चले गए होंगे। इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि उनके जो आभूषण हैं, सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से अलग अलग जगह पर रखी हुई घड़ों में, ठीक है, घड़ों के अंदर रखी हुई मिली हमें। ठीक है, इसके आगे देखो, कायथा जो स्थल है, यह एक ऐसा स्थल है, ऐसी संस्कृति है जहाँ से आहड़ व मालवा संस्कृति के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मतलब आहड़ के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, मालवा संस्कृति के भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करें तो देखो, कायथा से प्राप्त कुल्हाड़ियों का निर्माण गणेश्वर सभ्यता में किया जाता था। हमें कैसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि आहड़ कायथा सभ्यता है, यहाँ पर जो कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई है, उनका निर्माण गणेश्वर सभ्यता में होता होगा। अब हम इस चीज़ का किस तरीके से अनुमान लगाते हैं, हम इसका अनुमान इसलिए लगाते हैं क्योंकि जैसी की जैसी कुल्हाड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, सेम वैसी की वैसी हमें गणेश्वर सभ्यता से भी प्राप्त होती है, इसलिए। ठीक है, मालवा संस्कृति से अन्य स्थलों से प्राप्त साक्ष्य की तुलना में कायथा संस्कृति के साक्ष्य थोड़े पुराने व थोड़े अलग प्रकार के हैं। देखो,
जो कायस्थ संस्कृति से, हम कायस्थ संस्कृति मालवा संस्कृति को एक साथ पढ़ते हैं। हम कहीं विद्वान कायस्थ और मालवा संस्कृति को एक साथ पढ़ते हैं, एक ही मानते हैं, एक ही संस्कृति के हिस्सा इनको मानते हैं। लेकिन जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो कायस्थ संस्कृति से प्राप्त वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है वो और मालवा से जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ अंतर है, उनमें कुछ डिफरेंस है। इसलिए कुछ इतिहासकार इन दोनों को अलग अलग अध्ययन भी, इनका अलग अलग संस्कृति, इनको अलग अलग भी बताते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ इतिहासकार कायस्थ संस्कृति का कालक्रम 1800 से 1700 ईसा पूर्व तक मानते हैं, इनको अलग अलग मानते हैं। इसके बाद में हम मालवा संस्कृति के अन्य स्थलों की बात करते हैं कि मालवा संस्कृति के और कौन कौन से स्थल हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखो नवादा टोली, ये जो स्थल है ये इसका उत्खनन एस.डी. सांकलिया के नेतृत्व में किया गया और ये संस्कृति कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी संस्कृति? नवादा टोली। ठीक है, इसके आगे नवादा टोली जो ये स्थल है ये ताम्र पाषाणिक जो स्थल है उनमें सबसे अधिक क्षेत्र पर, सबसे ज़्यादा वाले क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो नवादा टोली को मालवा की जितनी भी अन्य संस्कृतियां हैं उनका प्रतिनिधि स्थल माना जाता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य क्षेत्र माना जाता है। आगे देखो कि नवादा टोली से चूने से निर्मित प्लास्टर युक्त फर्श हमें प्राप्त हुए हैं। चूने से बना हुआ प्लास्टर युक्त, प्लास्टर किया हुआ हमें यहाँ से फर्श प्राप्त होता है और गोलाकार झोपड़ी नुमा घर भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से नगर नियोजन के साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से हमें नगर नियोजन के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे देखें तो नवादा टोली से हमें एक अग्नि कुंड, मतलब इस तरीके का कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जमीन में किए गए गड्ढे से प्राप्त हुई है, मतलब अग्नि वेदिका हमें यहाँ से प्राप्त हुई है जो किस प्रकार से थी? एक अग्नि वेदिका, एक अग्नि वेदिका हमें प्राप्त हुई है जो भवन के मध्य, एक मकान में, एक घर में जमीन के नीचे मतलब बनी हुई थी, गड्ढा खोद के बनाई हुई थी, है ना। तो हो सकता है कि ये यज्ञ या हवन वगैरह या कुछ पूजा पाठ वगैरह कुछ चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता होगा, क्योंकि धार्मिक चीज़ों की धार्मिक भावनाएं इनमें उत्पन्न होने लग गई थी, पहले हमने पढ़ा था। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई है? अग्निवेदिका प्राप्त हुई है, जो भी कहाँ पर? एक भवन के अंदर, मकान के अंदर गड्ढा खोद के उसमें बनाई हुई थी जमीन के फर्श में। ठीक है, और इसके अलावा बात करें नवादा टोली से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर हमें एक इस तरीके का कुछ एक चित्र प्राप्त हुआ है, एक कोई मृद भांड था, बर्तन था, ठीक है, उस पर चित्रकारी हमें प्राप्त होती है। कैसी? कि उसकी एक तरफ तो स्त्री का चित्र था और दूसरी तरफ एक मगरमच्छ जैसा कोई जानवर का चित्र अंकित था और एक तरफ मंदिर जैसी कोई संरचना बनी हुई थी, मतलब इस तरीके की आकृति हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा एक मृद भांड, मतलब एक अन्य जो दूसरा मृद भांड है, दूसरा बर्तन है, वहाँ पर हमें क्या किस तरीके से प्राप्त होती है कोई चीज़? कि वहाँ पर एक कछुए का चित्र बना हुआ है, ठीक है, और एक तरफ मंदिर जैसी संरचना बनी हुई है। सेम वही बात इसमें भी हमें महिला का चित्र और एक मगरमच्छ जैसा कोई जानवर है और मंदिर जैसी संरचना बनी हुई है। इसके अलावा दूसरे मृद भांड पे एक तरफ कछुए का चित्र है, एक तरफ मंदिर जैसी संरचना बनी हुई है। ये चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त होती है। एक पात्र पर, एक बर्तन पर हमें देखो किस प्रकार का चित्र प्राप्त हुआ है। एक पुरुष का चित्र है, एक व्यक्ति का चित्र है जो जिसके बड़े बड़े बाल हैं लहराते हुए, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस आकृति को मतलब लोगों ने, इतिहासकारों के अनुसार मानना है कि शायद ये इनको देवता के रूप में मानते होंगे, पशुपति की इनको उपाधि, मतलब उसके अकॉर्डिंग ऐसे माना जाता है कि ये कोई इनका महापुरुष टाइप से कोई देवता रहा होगा। इसके आगे देखो मालवा के एक स्थल दंगवाड़ा नामक स्थान से यज्ञवेदी, मतलब यज्ञवेदी पे क्या प्राप्त हुआ है? सर्प, वृषभ और मातृ देवी की मूर्तियां के अवशेष हमें प्राप्त हुए। दंगवाड़ा से, दंगवाड़ा नामक स्थान से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं?
सर्प, वृषभ, माता देवी की मूर्तियों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चंबल नदी के किनारे स्थित नागदा से हमें हाथी दांत से निर्मित एक मानव आकृति प्राप्त हुई है। नवादा टोली के स्थलों की बात कर, नवादा टोली नामक स्थल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। ध्यान में रखना ये कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद में आघाटपुर। ठीक है। आघाटपुर जो कि इंदौर जिले में स्थित मतलब एक स्थल है जो कहाँ पर इंदौर जिले के आसपास के क्षेत्र में है। यहाँ एक फर्श के नीचे एक स्थल से हमें क्या प्राप्त होता है, एक शिशु, एक बालक का शव के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। किस तरीके के कि उसके पैर कटे हुए हैं। ठीक है। एक मतलब ऐसा शव प्राप्त होता है एक बालक का जिसके पैर कटे हुए हैं और जिस हथियार से, जिस धारदार हथियार से उनका उसके शायद उसके पैर या तो काटे होंगे, जो भी है वो हथियार भी उसके सिर के पास में रखा हुआ था। ठीक है। तो ये इस वाला साक्ष्य हमें इस वाली जो हम मालवा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, कायथा वाली संस्कृति, इसके रूप में यहाँ पर हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे बात करें मध्य प्रदेश के सागर जिले, मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर। ठीक है। यहाँ से हमें एक सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। सुरक्षा प्राचीर अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि एक बड़ी सी दीवार थी, तो मोटी और बड़ी सी दीवार भवन के चारों तरफ बनाई हुई थी। ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग मतलब सुरक्षा के लिए दीवार का निर्माण करने लग गए होंगे। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो दक्षिण भारत की। ठीक है। हम अभी देखो, अब दक्षिण भारत की संस्कृतियाँ, हमने मालवा संस्कृति के बारे में पढ़ा, कायथा संस्कृति के बारे में पढ़ा, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में क्या होता है, देखो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित कुछ क्षेत्र जैसे देमाबाद, नेवासा, जोरवे, चंदौली, सोनगांव, इमामगांव और बहाल प्रकाश आदि ये जो स्थल हैं महाराष्ट्र के कुछ स्थल हैं, इनको सम्मिलित रूप से, ये जो ताम्र पाषाणिक स्थल है इनको सम्मिलित रूप से एक साथ इनको क्या कहा जाता है, जोरवे संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। इनको जोरवे संस्कृति कहा जाता है। जोरवे संस्कृति किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत में महाराष्ट्र राज्य में कुछ क्षेत्र हैं ताम्र पाषाणिक, ये इन सारे क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से जोरवे संस्कृति कहा जाता है। इसके बाद में देखो जोरवे कहाँ पर स्थित है? जोरवे प्रवरा नदी के किनारे स्थित है जो गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। जोरवे दक्षिण ताम्र पाषाण संस्कृतियों का प्रतिनिधि केंद्र माना जाता है और जोरवे की खोज देश पांडे नामक इतिहासकार के द्वारा की गई। ठीक है। आगे हम बात करें देमाबाद। देमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र है और इसका उत्खनन किसके द्वारा? एस हाली के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1976 से 1979 के मध्य इसका उत्खनन किया गया और ये कहाँ पर है? ये भी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है देमाबाद। ठीक है। आगे बात करें जोरवे से प्राप्त साक्ष्य में, देखो जोरवे से हमें किस किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में हमें बटन के आकार की सील लगाने की मोहर, ठीक है, यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। बाजरे के प्रमाण 3 प्रकार के, मतलब 3 किस्मों के, अलग अलग प्रकार की किस्मों के बाजरे के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त होती है। मन के बनाने के स्थान हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं और घोड़ा गाड़ी के चित्रयुक्त एक मुहर हमें प्राप्त होती है बेलनाकार, जिस पर किस प्रकार का चित्र था? घोड़ा गाड़ी से युक्त चित्र, जिस पर बेलनाकार मतलब बेलनाकार मुहर थी, गोल प्रकार की बेलनाकार मुहर थी। इस तरीके से उस पर क्या चित्र था? घोड़ा गाड़ी
घोड़ा और गाड़ी का चित्र था इस मुहर पर, यहाँ पर इस तरीके से ये हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या होता है, अर्धवृत्त आकार के मंदिर के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, और कसाई खाना, बूचड़ खाने के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं जोरवे संस्कृतियों से। ठीक है, इसके अलावा देखो हम बात करें देमाबाद से मानव शिशु में स्कर्वी रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपको पता है स्कर्वी रोग जो होता है हड्डियों में, वो हमें देमाबाद से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यहाँ से लिंग पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, पत्थर से निर्मित लिंग पूजा के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और बलि प्रथा के भी हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे हम जो मानव सभ्यता है इनका विकास हो रहा है, मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, पूजा पाठ के लिए कर्म कांड अलग अलग प्रकार के इनका विकास होता जा रहा है, बलि प्रथा स्टार्ट हो चुकी है, इसके अलावा देखो पूजा प्रारंभ होने लग गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का विकास इसमें होने लग गया। इसके बाद देखें देमाबाद से 3 प्रकार के समाधान की प्रणाली हमें प्राप्त हुई है। तो देखो देमाबाद से 3 प्रकार के समाधान की प्रणाली, मतलब अंतिम संस्कार की हमें प्रणाली प्राप्त होती है। एक तो कब्रों में, मतलब कब्र के अंदर समाधान कर देना, समाधान नहीं समाधान। ठीक है, वैसे अंतिम समाधान ही होता है, तो कब्रों में समाधान। इसके अलावा दाह संस्कार के बाद बची हुई अस्थियों को कलश में रखकर किया जाने वाला समाधान। ठीक है, और उसके अलावा आंशिक या प्रतीकात्मक समाधान। इन चीज़ों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से बता दूं कि कब्रों में समाधान ये सब जानते, पूर्ण रूप से मनुष्य के शव को एक तरीके से दफन कर दिया जाना। दाह संस्कार मतलब अग्नि के द्वारा चिता में जलाकर जो उसकी चीज़ें अस्थियां वगैरह जो बचती है उनको कलश में रखकर किया गया अंतिम संस्कार। इसके अलावा आंशिक या प्रतीकात्मक मतलब मनुष्य के शव को खुले में जंगलों में छोड़ दिया जाता है जानवरों के लिए, उसके बाद में उनकी बची हुई अस्थियां, उसके कुछ उपकरण, उसकी कुछ वस्तुएं, उनको मतलब उनको समाधान करना। ठीक है, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है यहाँ तक है, कल इसके आगे से हम जो चर्चा है कल करेंगे। ठीक है, ये एक बार और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देमाबाद से हमें क्या प्राप्त हुआ है। एक ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति का मतलब एक मूर्ति सी ऐसी बनी हुई है जिसके चारों तरफ वो पशुओं से घिरा हुआ है। अब आपको पता है हमें सिंधु सभ्यता से भी कुछ इस तरीके की मोहर प्राप्त होती है जिसमें पाशुपति की शिव की हम उसको उपाधि देते हैं, उपमा देते हैं, पाशुपति शिव की योगी की उपाधि देते हैं। तो यहाँ से भी हमें एक इस प्रकार की मोहर प्राप्त होती है, एक चित्र हमें ऐसा प्राप्त होता है जिससे हम शिव जी की तुलना करते हैं, जिसके चारों तरफ पशु घिरे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से गणेश जी के पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, और देमाबाद से अनेक कांस्य निर्मित मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। बैलों से जुड़ा हुआ रथ, ये भी भैंस, हाथी, घोड़े आदि इनकी मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो स्थल है इनाम गांव, इसकी हम कल चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और डेली मॉर्निंग में 11 बजे हमारी जो क्लास स्टार्ट हो जाती है उसमें हमारे साथ बने रहिए। और जैसे ही हमारे यूनिट फर्स्ट, जैसे कई स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि मैम हमारे लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ ओल्ड प्रीवाईक्यूज इन ये सारी चीज़ें, तो इनके लिए देखो जैसे ही हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, नेट के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, जैसे ही हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड सभी जितने भी प्रीवाईक्यूज है, जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस हैं, सारे वो उनकी क्लासेस हम लेके आएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और हमारे साथ प्रिपरेशन में बने रहिए। ठीक है।